ओके, जो लास्ट डिस्कशन हमारी चल रही थी दैट वाज ऑन स्टैंडिंग वेव। और स्टैंडिंग वेव में आई गिव यू द फॉर्मूला फॉर द नोड्स एंड एंटी नोड्स, और मैंने आपसे ये बोला था कि द पोजीशन ऑफ वुड बी एट 0 लैम्डा बाई 2। ठीक है, ऐसे ही आया था, आपको अगर याद हो तो द पोजीशन ऑफ फॉर द नोड्स वर 0 लैम्डा बाई 2, देन वी हैड लैम्डा, इसी तरह से 3 लैम्डा बाई 2 एंड सो ऑन। एंड सिमिलरली पोजीशन ऑफ एंटी नोड्स अगर हम याद करें तो पोजीशन ऑफ एंटी नोड्स was basically equal to what? The position of antinode. सबसे पहला antinode that we have got was at lambda by 4. उसके बाद जो पोजीशन आई थी एंटीनोड की that was 3 lambda by 4, ऐसे 5 lambda by 4 and so on. ठीक है, these were the position of antinodes and these were the position of nodes. तो ये position of nodes और antinodes ऐसे आया था। ठीक है, अच्छा, अब सर अगर ये पोजीशन ऑफ नोड और एंटीनोड ऐसे आया था तो इसमें पहले तो एक छोटी सी बात पे हम चर्चा कर लें कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड्स एंड व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन वन एंड द अनदर नोड एंड एंटीनोड। तो डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive नोड, अगर हम दो consecutive नोड्स के बीच का डिस्टेंस देखें तो दो consecutive नोड्स के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? तो एक 0 पे बना है, दूसरा लैम्डा बाई 2 पे बना है। तो डिस्टेंस बिटवीन द टू consecutive नोड्स वुड बी लैम्डा बाई 2, बिकॉज consecutive का मतलब पहला और दूसरा आपका नोड। ठीक है, इसी तरह से दूसरा और तीसरा नोड एंड सो ऑन। तो इसका मतलब जो consecutive नोड्स है उनके बीच का सेपरेशन लैम्डा बाई 2 होता है। सिमिलरली डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive एंटी नोड्स, अगर एंटी नोड्स के बीच का सेपरेशन हम देखें, दो consecutive एंटी नोड्स के बीच का हम सेपरेशन देखें तो वो कितना होगा? 3 लैम्डा बाई 4 माइनस ऑफ लैम्डा बाई 4। तो 3 लैम्डा बाई 4 अगेन बी अ लैम्डा बाई 2। ठीक है, इसका मतलब whether it be node or whether it be anti nodes, the distance between two consecutive node or anti node would always be equal to lambda by 2, whereas distance between or separation between, so distance between one node and anti node, मतलब एक नोड हो और एक एंटी नोड और कॉन्सेक्यूटिव हो, एक नोड और एक कॉन्सेक्यूटिव एंटी नोड। तो आपको दिखाई दे रहा है कि अगर मैं पहला नोड और पहला एंटी नोड लूं तो the distance would be equal to lambda by 4 minus of 0, तो that will be exactly equal to lambda by 4 है। पहला पहले से है, अगर हम निकालें तो lambda by 4 minus of 0 would be equal to lambda by 4। अगर दूसरा एंटी नोड है तो दूसरा नोड हम लेंगे तो 3 lambda by 4 minus of lambda by 2। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो it will again be equal to lambda by 4। तो अगर हम कंसेक्यूटिव नोड और एंटी नोड के बीच का सेपरेशन देखते हैं, कुछ गलत तो नहीं बोला मैंने? कंसेक्यूटिव नोड और एंटी नोड के बीच का सेपरेशन देखते हैं तो वो लैम्डा बाई 4 आता है, और कॉन्सेक्यूटिव नोड्स के बीच का सेपरेशन देखते हैं तो वो लैम्डा बाई 2 आता है। ये पॉइंट आप याद रखेंगे कि दो नोड या दो एंटी नोड के बीच का सेपरेशन हमेशा, और एक एंटी नोड के बीच का सेपरेशन हमेशा लैम्डा बाई 4 होगा। इसको नोट करें, आगे बढ़ते हैं। Is it done? अब देखो, आपको दो नोड दो एंटी नोड के बीच का सेपरेशन समझ में आ गया। अब जो हमारा मेन पॉइंट है, जो मेन मुद्दा है, स्टैंडिंग वेव ऑन स्ट्रिंग, और स्टैंडिंग वेव ऑन स्ट्रिंग, तो उससे पहले मैं एक छोटी सी बात जो मैंने आपको नहीं समय याद बता दूं, उसके बाद हम स्टैंडिंग वेव ऑन, that is speed of wave on a string, speed of wave on a string। ठीक है, स्पीड ऑफ वेव ऑन स्ट्रिंग, इस पे हम चर्चा कर लें तो फिर हम आगे बात कर सकते हैं। ठीक है, तो स्पीड ऑफ वेव ऑन वेव,
स्पीड ऑफ वेव, आप एक बात याद रखें, मतलब फॉर एग्जांपल इफ ने एक वेव ट्रांसमिट कर दिया, ठीक है, यहाँ पर एक वेव जनरेट किया, दिस वेव गोज अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, of a wave on a string is always equal to under root t by mu. I'll tell you what is the meaning of t, what is the meaning of mu. I'll tell you that. तो यहाँ पर याद रखो कि जो t है, this t is basically the tension in the string. This is tension in a string. Tension है, और mu क्या है? तो mu is mass upon length. Mu is mass per unit length. Mass per unit, ठीक है, तो टेंशन और ये mu is mass per unit length. This will be called as the speed of wave on a string. जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं आपको इस तरह से कि फॉर एग्जांपल आप ऐसा मान लो कि वी हैव अ स्ट्रिंग दिस वे, यहाँ पर एक पल्स हमने क्रिएट किया और ये ऐसा एक पुली यहाँ पर कनेक्टेड है और यहाँ पर एक ब्लॉक है, ठीक है, ये पुली है एंड वी हैव अ ब्लॉक, ठीक, तो ये पुली और ये ब्लॉक, और ब्लॉक का मास मान लो 4 किलोग्राम है, ठीक है, ब्लॉक का मास मान लो 4 किलोग्राम है, और स्ट्रिंग का जो मास पर यूनिट लेंथ है, ये मान लो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है ये 10 मीटर है, और स्ट्रिंग के लिए जो मास पर यूनिट लेंथ है म्यू की वैल्यू दैट इज इक्वल टू 0.1 kg पर मीटर क्यूब, 0.1 नहीं और कम कर लो, 0.01 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। आपको बोला गया कि यहाँ पर हमने पल्स क्रिएट किया है t इक्वल टू 0, व्हाट विल बी द टाइम टेकन बाय द पल्स टू रीच दिस एंड, ये वाले एंड पे पहुंचने में, यहाँ तक पहुंचने में समय की वैल्यू क्या होगी, what will be the time required by the pulse to reach the other end of the string, string का दूसरा end पहुंचने में what will be the time required by the pulse. ट्राई करिए, क्वेश्चन नोट करिए और ट्राई करिए। आंसर आया इसका? कितना टाइम लगेगा? चलिए मैं आपको मेथड बताता हूँ। पहली बात तो ये कि व्हाट विल बी द टेंशन इन दिस रोप और दिस स्ट्रिंग। तो एक बात तो ये कि इट इज कनेक्टेड टू अ ब्लॉक ऑफ मास 4 किलोग्राम, तो आई कैन क्लेम दैट कि इसमें जो टेंशन होगा दैट विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू द वेट ऑफ द ब्लॉक। मतलब टेंशन की जो वैल्यू यहाँ पर निकालोगे दैट विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू द 40 न्यूटन, राइट। अब दूसरी बात ये कि हमें स्पीड निकालना है, क्यों? क्योंकि वी वांट टू फाइंड आउट द टाइम टेकन बाय दिस पल्स टू रीच द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग। दूसरे एंड ऑफ द स्ट्रिंग पे पहुंचने में कितना टाइम लगा, दैट व्हाट वी आर सपोज टू कैलकुलेट। तो दूसरे एंड पे पहुंचने में जो टाइम लगा, तो टाइम की वैल्यू क्या होती है? टाइम की वैल्यू होती है डिस्टेंस बाय स्पीड। तो लेंथ हमें पता है कि 10 मीटर चलना है इसको, बिकॉज दिस लेंथ इज 10 मीटर। स्पीड पता चल जाए तो काम बन जाए। तो सिंपली हम क्या करेंगे, t विल बी इक्वल टू लेंथ इज 10 मीटर डिवाइडेड बाय स्पीड। स्पीड मैंने बोला अंडर रूट t बाय म्यू होता है। t की जगह हम लिख देंगे 40, म्यू की जगह हम लिख देंगे 0.01 kg पर मीटर क्यूब। जो भी सॉल्व करके आएगा दिस यू विल गेट एज द वैल्यू ऑफ टाइम taken by the pulse to go from one end of the string to another end of the string. So this is the formula for the speed of sound on string. अगर कोई रोप है तो उस रोप पे जो वेव की स्पीड है उसका फॉर्मूला होगा अंडर रूट टी बाय म्यू। दिस इज द स्पीड फॉर्मूला ऑफ स्पीड, फॉर्मूला ऑफ स्पीड ऑफ वेव ऑन द स्ट्रिंग। ठीक है, ये नोट कर लिया हो तो मैं आगे बढ़ूं।
because what we were supposed to discuss is the standing wave on a string. स्ट्रिंग पे हमें स्टैंडिंग वेव पे चर्चा करनी है, बट ये चूंकि मैंने बताया नहीं था आपको स्पीड का फॉर्मूला ऑन अ वेव ऑन अ स्ट्रिंग, तो इसलिए मैंने स्पीड ऑफ वेव ऑन अ स्ट्रिंग का फॉर्मूला भी आपको बता दिया है, क्योंकि ये मैं पहले बताना भूल गया था। ठीक है, अब नाउ वी विल बी डिस्कसिंग, ओके, तो नाउ वी विल बी डिस्कसिंग द स्टैंडिंग वेव ऑन अ स्ट्रिंग। तो टॉपिक हमारा जो है वो है स्टैंडिंग वेव ऑन अ स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग के दो केसेस हो सकते हैं, स्ट्रिंग टाइड एट बोथ एंड्स और स्ट्रिंग टाइड एट वन एंड। एक एक तो ये हो सकता है कि स्ट्रिंग दोनों एंड पे बंधी हुई हो, और दूसरा ये हो सकता है कि स्ट्रिंग सिर्फ एक एंड पे बंधी हुई हो। मतलब पहला केस मैं ले रहा हूं टाइड एट बोथ एंड्स, स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, ये भी कह सकते हो आप। मतलब टॉपिक आप डाल सकते हो स्टैंडिंग वेव ऑन स्ट्रिंग, स्टैंडिंग वेव ऑन स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, दोनों एंड्स पे बंधी हुई है स्ट्रिंग। स्टैंडिंग वेव ऑन स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, है ना। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब सपोर्ट है और ये एक सपोर्ट है, ये दो रिजिड सपोर्ट है, या यू कैन क्लेम दैट के दीज आर टू रिजिड वॉल्स, और इसके बीच में कि ये स्ट्रिंग स्ट्रेस्ड है, ये धागा, ये एक स्ट्रिंग, ये ऐसे स्ट्रेस्ड है। अगर हम इसको पकड़ें और पलक करें कहीं से भी पकड़ के पलक करें, डिस्टर्ब करें इस स्ट्रिंग को, तो हमें एक बात पता है कि अगर एक पल्स यहाँ से क्रिएट हो तो ये पल्स जाएगा ये दूसरे दीवार की तरफ, फिर वहां से रिफ्लेक्ट होगा और रिफ्लेक्ट होकर लौटेगा। अगर हम कंटिन्यूअसली इस तरह से ये पल्स क्रिएट करते रहें तो एक जाती हुई पल्स और लौटती हुई पल्स दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप करेगी। तो जब ये दो पल्स एक दूसरे पे ओवरलैप करेंगे तो स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन होगा, और स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन होगा तो अलग अलग लूप्स में ये स्ट्रिंग वाइब्रेट करेगी, है ना। मतलब अगर अलग अलग पोजीशन पे पकड़ के पलक कर के फॉर्मेशन होंगे, अलग अलग नंबर ऑफ लूप्स होगा, अलग अलग नंबर ऑफ लूप्स में ये वाइब्रेट करेगा और स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन होगा। तो जब ये अलग अलग लूप में वाइब्रेट करेगा तो इस केस में जो फ्रीक्वेंसी है, जो फ्रीक्वेंसी आपको ऑब्जर्व होगी वो भी अलग अलग होगी फॉर दिस स्ट्रिंग, है ना। द सेम हैपेंस इन द केस ऑफ गिटार। अगर इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल चाहिए आपको तो गिटार में यही होता है। गिटार में आपको पता है कि एक स्ट्रिंग्स होती हैं और एक एक एंड जो होता है उस कॉर्ड का फिक्स होता करते हो, और उसके बाद उस वायर को स्ट्रक करते हो तो स्टैंडिंग वेव फॉर्म होता है। अच्छा, डिफरेंट पोजीशन पे अगर आप उस वायर को स्ट्रक करो तो डिफरेंट पोजीशन पे जब स्ट्रक करोगे तो डिफरेंट नंबर ऑफ लूप्स में ये स्ट्रिंग वाइब्रेट करती है। ये जो गिटार की स्ट्रिंग है वो डिफरेंट नंबर ऑफ लूप्स में वाइब्रेट करती है, ड्यू टू विच यू ऑब्जर्व डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, है ना। तो यहाँ पर देखें, अगर मिनिमम द सिंपलेस्ट केस अगर मैं कंसीडर करूं तो सिंपलेस्ट तो यही हो सकता है कि एक लूप का फॉर्मेशन हो। एक लूप के फॉर्मेशन का मतलब, अच्छा, ये जो लूप का फॉर्मेशन होगा वो इस तरह से होगा सच दैट कि ये जो दो एंड्स हैं उस पे नोड्स हो, ठीक है, और एंटी नोड इन बिटवीन कहीं पे हो सकता है। ये दो एंड्स नोड्स के क्यों होंगे? ये दोनों एंड नोड इसलिए होगा बिकॉज दीज आर फिक्स्ड सपोर्ट, तो इसके पार्टिकल्स कहीं मूव नहीं कर सकते, तो दिस दिस विल बी द पोजीशन ऑफ नोड्स, राइट। और यहां से यहां हम ये कह सकते हैं कि ये लेंथ एल है, कितनी है ये लेंथ एल, ठीक है। और ये दो नोड्स के बीच का सेपरेशन अभी बताया था, दो नोड के बीच का सेपरेशन हम लैम्डा बाय 2 लिख सकते हैं, तो एल कैन बी रिटन एज इक्वल टू लैम्डा बाय 2। तो फ्रॉम हियर वी कैन राइट दैट दिस लैम्डा वुड बी इक्वल टू 2l। अब दूसरी बात देखो, हमें क्या निकालना है? बेसिकली फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी होता क्या है? v बाय लैम्डा। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की जगह हम क्या लिख सकते हैं? v बाई लैम्डा। तो v मतलब स्पीड ऑफ वेव ऑन स्ट्रिंग डिवाइडेड बाय लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू 2l, दिस इज द फॉर्मूला। इसी को अगर हम वैल्यू वेलोसिटी के टर्म्स में लिख दें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2l अंडर रूट टी बाई म्यू, दिस इज कॉल्ड एज फर्स्ट हार्मोनिक। इसको अपन क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं फर्स्ट हार्मोनिक, या तो इसको हम फर्स्ट हार्मोनिक कहते हैं, या इसी को हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, और इट इज कॉल्ड एज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। Either we call it as first harmonic or we call it as fundamental frequency। तो पहला फॉर्मूला नोट करो फॉर द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, इसी पे सवाल बनते हैं भाई, इन्हीं फॉर्मूलाज पे यू विल गेट द क्वेश्चन, ठीक है। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, लिख लिया फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला।
राइट द फॉर्मूला ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, लेट मी नो, ताकि मैं आगे बता सकूं। ओके, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अगर आपको पता है तो नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट, हाउ मेनी नंबर ऑफ लूप्स कैन बी देयर। तो ये जो अभी हमने फॉर्म किया था ये सिर्फ एक लूप फॉर्म किया था, एंड दिस वाज द सिंपलेस्ट कंडीशन कि कितने लूप फॉर्म हो, सिंगल लूप फॉर्म हो। अब क्या हो सकता है, अभी हो सकता है सर ये ऐसे स्ट्रिंग वाइब्रेट करे, ये स्ट्रिंग वाइब्रेट करे और इसमें कितने लूप्स फॉर्म हो, तो मोर देन वन। मोर देन वन का मतलब दो लूप्स फॉर्म हो। अब ये दो लूप अगर फॉर्म होगा तो क्या लिखेंगे हम, ये वाली जो लेंथ है, ये वाली लेंथ, दिस लेंथ, ये एक नोड और ये दूसरा नोड, तो ये लैम्डा बाई 2, और यहाँ से यहाँ ये भी लैम्डा बाई 2, इसका मतलब दिस होल लेंथ इज लैम्डा। तो एल की वैल्यू को मैं यहाँ लैम्डा लिख सकता हूँ, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होगी, वी बाई लैम्डा, और लैम्डा की वैल्यू एल है, इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं 1/L अंडर रूट टी बाई म्यू। और इसी बात को हम थोड़ा सा आसान बनाने के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं 2/2L अंडर रूट टी बाई म्यू। भाई ऊपर नीचे हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसा कर सकते हैं सर, 2/2L अंडर रूट टी बाई म्यू, ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल सही बात, ऐसा लिख दिया हमने, है ना। तो जब ऐसा लिख दिया तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं बेटा सेकंड हार्मोनिक। दिस इज कॉल्ड एज सेकंड हार्मोनिक और फर्स्ट ओवरटोन। इसके नाम को ध्यान दीजिए, इसमें नाम याद रहने जरूरी है। इट इज कॉल्ड एज सेकंड हार्मोनिक और फर्स्ट ओवरटोन। इसी तरह से अगर इससे ज्यादा लूप्स फॉर्म कराने हो हमें, ठीक है, ये सॉरी, इससे ज्यादा लूप्स अगर हमने फॉर्म करना हो, ऐसे, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये इससे ज्यादा नंबर ऑफ लूप्स फॉर्म हो गए, तो यहाँ से यहाँ तक ये कितना है, लैम्डा, और ये वाला फिर और ऐड कर दो तो ये कितना हो जाएगा, लैम्डा बाई 2। इसको ऐड करोगे तो एल की वैल्यू आ जाएगी 3 लैम्डा बाई 2। इसका मतलब ये हो जाएगा, ये वाला टर्म कितना हो जाएगा, तो दिस विल बिकम इक्वल टू 2L बाई 3। लैम्डा वुड बी इक्वल टू 2L बाई 3। फ्रॉम हियर यू विल गेट लैम्डा इज इक्वल टू 2L बाई 3। तो फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू व्हाट, v बाई लैम्डा। तो v बाई लैम्डा अगर करोगे तो ये आ जाएगा 3/2L अंडर रूट टी बाई म्यू। दिस विल बी कॉल्ड एज थर्ड हार्मोनिक। इसको हम क्या नाम देंगे, इसको हम कहेंगे या तो थर्ड हार्मोनिक, या हम इसी को कहते हैं सेकंड ओवरटोन। या तो हम इसको कहते हैं थर्ड हार्मोनिक, या वी कॉल इट एज सेकंड ओवरटोन। थर्ड हार्मोनिक या सेकंड ओवरटोन एक ही बात है, ठीक है, पहले यहां तक नोट कर। डन। ओके, तो we can now write the general formula for the overtone or harmonic. What can be the general formula? देखो पहला वाला जब आपने हार्मोनिक लिखा था तो आपने लिखा था 1/2L अंडर रूट टी बाई म्यू। दूसरा वाला आपने लिखा 2/2L अंडर रूट टी बाई म्यू। तीसरा वाला आपने लिखा 3/2L अंडर रूट टी बाई म्यू। इसी तरह से अगर फोर्थ चौथा वाला लिखे, पांचवा वाला लिखे, तो ऐसे ही लिख सकते हैं हम फर्दर आगे। तो अब देखिए, इसका मतलब nth हार्मोनिक अगर मैं लिखूंगा तो n/2L अंडर रूट टी बाई म्यू, दिस वुड बी द वैल्यू ऑफ nth हार्मोनिक। इसका मतलब ये फॉर्मूला विल बी फॉर nth हार्मोनिक। ये हार्मोनिक अगर हम कंसीडर करें तो nth, और ओवरटोन अगर हम लिखें तो ओवरटोन ये कौन सा होगा, n-1th ओवरटोन। दिस विल बी n-1th ओवरटोन। ठीक है, हार्मोनिक या तो nth कह सकते हो या इसी को आप कह सकते हो n-1th ओवरटोन। क्लियर? नाउ दिस was all about the string tied at both ends. इस केस में जो हमारा स्ट्रिंग था दैट वाज फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, तो उस केस में हमने ये फॉर्मूला लिखा। नाउ वी आर इन पोजीशन टू डिस्कस द स्ट्रिंग व्हिच इज फिक्स्ड एट वन एंड ओनली एंड द अदर एंड ऑफ दैट स्ट्रिंग इज फ्री। तो दूसरा वाला जो स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन है वो है स्ट्रिंग पर फिर से स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड ओनली। ठीक है, एक ही एंड पे स्ट्रिंग अगर बंधी हुई हो, इफ इट इज फिक्स्ड एट ओनली वन एंड, ठीक है, तो अगर एक ही स्ट्रिंग पे फिक्स्ड हो तो उस केस में क्या करेंगे हम, उस केस में व्हाट विल बी द फॉर्मूला। तो एक बात तो याद रखो कि अगर एक स्ट्रिंग एक एंड पे फिक्स है, मतलब ऐसे समझें कि आपका ये दीवार है और ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, ये इस एंड पे फिक्स है, और दूसरा वाला जो ये वाला एंड है लेफ्ट वाला, इट इज फ्री।
राइट। तो इसमें भी हम स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन करा सकते हैं। अगर इस स्ट्रिंग को हम डिस्टर्ब करते रहें तो स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन होगा। क्यों होगा? कि एक जाती हुई वेव और एक आती हुई वेव दोनों सुपर इम्पोज होंगी तो स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन होगा। बट इस केस में आप फिर से समझें कि ये वाला जो पोजीशन है विच इज फिक्स्ड, इट विल ऑलवेज बी अ नोड, और ये वाला जो पोजीशन है विच इज फ्री, तो दैट विल ऑलवेज बी एन एंटी नोड। तो अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखूं तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये ऐसा, ठीक है। तो ये नोड और यहाँ पर जो होगा ये एंटी नोड, और ये वाली जो लेंथ होगी, तो हमने बोला था अभी आपसे कि एक नोड और एक एंटी नोड के बीच का जो सेपरेशन होता है वो लैम्डा बाई 4 होता है। तो हम ये कह सकते हैं सर L इज इक्वल टू लैम्डा बाई 4 होगा, और लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4L। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हो जाएगी 1/4L अंडर रूट टी बाई म्यू। दिस इज द फर्स्ट केस एंड दिस विल बी कॉल्ड एज फर्स्ट हार्मोनिक या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अगेन इसका नाम अभी भी वही लिखेंगे आप, या तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फर्स्ट हार्मोनिक। नाउ सेकंड केस, अब थोड़ा सा समझना कि भाई अगर इसी में एक से ज्यादा नंबर ऑफ लूप्स में हम इस स्ट्रिंग को वाइब्रेट कराएं, एक से ज्यादा नंबर ऑफ लूप्स, तो एक बात तो क्लियर है, चाहे आप जितने भी नंबर ऑफ लूप्स को वाइब्रेट कराएं या जितने भी नंबर ऑफ लूप्स में इसको ऑसिलेट कराएं, ठीक है, आपको एक बात एकदम क्लियर रहनी चाहिए कि ये जो राइट वाला एंड है विच इज फिक्स्ड टू द वर्टिकल सपोर्ट, दैट विल ऑलवेज बी अ पॉइंट ऑफ नोड, और ये जो लेफ्ट वाला एंड है विच इज फ्री, दैट विल ऑलवेज बी अ पॉइंट ऑफ एंटी नोड। तो इसका मतलब है कि भाई आपका नंबर ऑफ लूप्स चाहे जितना भी हो, ये पॉइंट नोड होगा और ये वाला पॉइंट एंटी नोड होगा। मतलब इस तरह से कुछ अरेंजमेंट बन रहा होगा। देखो अगर तुम ध्यान से समझ पा रहे हो तो ये कुछ इस तरह का अरेंजमेंट बनेगा। ये वाला पॉइंट एंटी नोड है और ये वाला पॉइंट नोड है, तो नंबर ऑफ लूप्स भी बढ़ गए, और ये भी जस्टिफाई हो गया कि लेफ्ट पे आप एंटी नोड मिल रहा है और राइट पे आपको नोड मिल रहा है। अच्छा, दूसरी बात, यहाँ नोड और ये नोड, तो इन दोनों के बीच का सेपरेशन लैम्डा बाई 2, यहाँ नोड ये एंटी नोड, तो इन दोनों के बीच का सेपरेशन लैम्डा बाई 4। लैम्डा बाई 4 और लैम्डा बाई 2 अगर हम ऐड करें तो L की वैल्यू लैम्डा बाई 2 प्लस ऑफ लैम्डा बाई 4, तो मेरे हिसाब से जो L की वैल्यू आएगी दैट वुड बी इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 4। तो लैम्डा यहाँ से कितना आ जाएगा? लैम्डा वुड बी इक्वल टू 4L बाई 3। दिस यू विल गेट एज लैम्डा। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या आएगी सर? यहां तक नोट करो, तो मैं फ्रीक्वेंसी की वैल्यू लिखता हूं बिकॉज आई नीड सम स्पेस। ओके, अब ये 4L बाई 3 आया आपका। तो यहां से अगर हम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू लिखें तो हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू V बाई लैम्डा, और लैम्डा की वैल्यू 4L बाई 3 है। इसका मतलब ये हो जाएगा 3/4L अंडर रूट टी बाई म्यू। अब इस फॉर्मूले पे नाम पे ध्यान दो। अब यहाँ देखो ये सेकंड आया ही नहीं, यहाँ पर 2 आया ही नहीं, ऊपर डायरेक्ट 3 आया है। इसका मतलब इसमें अगर हम बात, तो दिस विल बी कॉल्ड एज थर्ड हार्मोनिक। भाई n की वैल्यू ऊपर कितनी वैल्यू है? 3, तो 3 जो वैल्यू आएगी वही हार्मोनिक होगा, तो थर्ड हार्मोनिक। और दिस विल बी कॉल्ड एज फर्स्ट ओवरटोन। या तो इसको हम थर्ड हार्मोनिक कहेंगे, या इसी को हम कौन सा ओवरटोन कहेंगे? फर्स्ट ओवरटोन। थर्ड हार्मोनिक है और ओवरटोन कौन सा है? दिस विल बी कॉल्ड एज फर्स्ट ओवरटोन। मतलब फंडामेंटल में हमने जो फर्स्ट ओवरटोन है उसको पाने के लिए कितना ऐड किया? 2 ऐड किया, तो हमें एक फर्स्ट ओवरटोन मिला है। तो हार्मोनिक ये थर्ड है बट ओवरटोन फर्स्ट है। अच्छा, इसी तरह से अगर इसको और नंबर ऑफ लूप्स बढ़ा देते, एक बार और लिख देता हूं मैं ये फॉर्मूला, तो क्या होता? ये अपना वॉल, तो यहां से ये वाली लेंथ ये लैम्डा हो जाती, और ये वाली जो लेंथ है अपनी ये लैम्डा बाई 4 है। ये वाली लेंथ कितनी है? लैम्डा बाई 4। तो ये एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 लैम्डा बाई 4। तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना है? 4L बाई 5। समझ में बात? अब यहां से अगर मैं फ्रीक्वेंसी लिखूं तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 5/4L अंडर रूट कितना हो जाएगा? टी बाई म्यू। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब इसको कौन सा हार्मोनिक हम कहेंगे? तो दिस विल बी कॉल्ड एज फिफ्थ हार्मोनिक, और ओवरटोन कौन सा कहलाएगा? सेकंड ओवरटोन। फिफ्थ हार्मोनिक और सेकंड ओवरटोन। इसका मतलब अगर मुझे एक जनरल फॉर्मूला लिखना हो फॉर द नंबर ऑफ हार्मोनिक या ओवरटोन, तो आई विल राइट इट एज 2n + 1 डिवाइडेड बाय 4L अंडर रूट टी बाई म्यू। इसका मतलब ये कौन सा हार्मोनिक होगा सर? दिस विल बी कॉल्ड एज nth हार्मोनिक, या
इसी को हम क्या कहेंगे, सॉरी सॉरी, दिस विल बी कॉल्ड एज 2n+1th हार्मोनिक। ऊपर देखो जो लिखा हुआ है उतना हार्मोनिक, 2n+1th हार्मोनिक, या इसी को हम क्या कहेंगे, nth overtone. This is the formula for the harmonic or the overtone in the case of a string tied at one end. अगर स्ट्रिंग एक एंड पे बंधी हुई है तो ये फॉर्मूलाज हैं, और स्ट्रिंग अगर दोनों एंड पे बंधी हुई है तो उसका फॉर्मूला आपको इससे पहले बताया गया, एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला। आपको डायरेक्ट सवाल पूछा जा सकता है, कैसे सवाल पूछा जाएगा वो अभी मैं बताऊंगा, पहले तो आप इसको नोट कर लें। ओके, तो जैसे एक क्वेश्चन लिखो, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस फॉर्मूलाज। एक बेसिक सा पहले सवाल लिखो, उसके बाद सवाल का स्टैंडर्ड में बढ़ाऊंगा, बट पहले अभी एक बेसिक सा सवाल लिखो। आप क्वेश्चन में लिखिएगा, फाइंड द रेशियो ऑफ, फाइंड द रेशियो ऑफ frequency of, find the ratio of frequency of, find the ratio of frequency of third harmonic, find the ratio of frequency of third harmonic to TO2, third harmonic to second overtone, third harmonic third harmonic to थर्ड हार्मोनिक लिखो, थर्ड हार्मोनिक टू मत लिखो, थर्ड हार्मोनिक इन स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, थर्ड हार्मोनिक उसमें लिख लो इन स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, थर्ड हार्मोनिक इन स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, थर्ड हार्मोनिक इन स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, टू, उसके आगे लिखो टू, उसके आगे लिखो स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, टू, second overtone, two, second overtone in a string fixed at one end, second overtone in a string fixed at one end, second overtone in a string fixed at one end। लिख लिया आपने क्वेश्चन? क्वेश्चन का मतलब कि भूल गया मैंने कौन सा हार्मोनिक और कौन सा वो दिया है, शायद थर्ड हार्मोनिक दिया है, थर्ड हार्मोनिक, लेकिन किसमें दिया है उस बात का ध्यान रखिएगा। और जो सेकंड ओवरटोन दिया है वो दिया है मैंने इन a string fixed at one end। हो गया सर? भाई अगर आपको रेशियो पूछा है कि टेंशन दोनों, चाहे वो फिक्स्ड एट बोथ एंड्स हो या फिक्स्ड एट वन एंड हो, दोनों में टेंशन आपको सेम लेना है, मास पर यूनिट लेंथ की वैल्यू आपने सेम लेनी है। 6:5 आ रहा है हरीशा। ओके दमन, तुम्हारा कितना आ रहा है दमन साहब?
अब देखो भाई, सबसे पहली बात, हार्मोनिक इन द केस ऑफ ए स्ट्रिंग टाइड एट बोथ एंड्स, तो थर्ड हार्मोनिक की जो फ्रीक्वेंसी थी वो थी 3/2L under root T by mu. This was the frequency of third harmonic in the case of a string which is tied at both ends. अब दूसरा पॉइंट हमसे क्या बोला, हमसे बोला कि सेकेंड ओवरटोन ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हमसे क्या बोला, सेकेंड ओवरटोन, इज इट करेक्ट? सेकेंड ओवरटोन का मतलब कौन सा हार्मोनिक हो गया इन द केस ऑफ ए स्ट्रिंग टाइड एट वन एंड? तो सेकेंड ओवरटोन का मतलब हो गया कि दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फिफ्थ हार्मोनिक in the case of a string tied at both ends. मतलब this will be written as 5/4L under root T by mu. ठीक है, this is what they are asking. याद रखो, you have to keep the term or the name in your mind while solving these problems. कि अगर आपसे कहता है कि भाई second overtone in the case of the string tied at one end, तो स्ट्रिंग टाइड एट वन एंड में जो सेकंड ओवरटोन होता है वो फिफ्थ हार्मोनिक का जो ओवरटोन कहलाएगा वो सेकंड ओवरटोन कहलाता है, क्योंकि थर्ड हार्मोनिक का जो ओवरटोन होता है दैट इज कॉल्ड एज फर्स्ट ओवरटोन, और फिफ्थ हार्मोनिक का जो ओवरटोन होता है दैट इज कॉल्ड एज सेकंड ओवरटोन, तो दिस विल बी कॉल्ड एज सेकंड ओवरटोन। अब देखिए इन दोनों का रेशियो लेना था आपने, तो रेशियो अगर आप लेंगे f3 डिवाइडेड बाय f5, तो दिस यू विल राइट इट एज 3/2L अंडर रूट t by mu मल्टीप्लाइड बाय, तो ये वाला टर्म हो जाएगा 4L/5 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट बाय म्यू बाय टी, तो ये वाला टर्म तो कैंसिल हो गया, वैसे ही एल से एल कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो, मतलब 4 दो बार में कैंसिल होगा, तो ये 6/5 एंड द आंसर इज वेरी करेक्ट फॉर अरीशा। अरीशा का बिल्कुल तुम्हारा आंसर सही है कि f3 अपॉन f5 वुड बी इक्वल टू 6/5। ठीक है, तो दिस वुड बी द रेशियो 6/5 या 6:5, एक ही बात है। समझ में आ गई बात? तो ये सॉल्व करने के लिए आपको नाम याद रहने चाहिए कि किसको ओवरटोन कहा जा रहा है, किसको सेकंड ओवरटोन कहा जा रहा है, किसको फर्स्ट ओवरटोन कहा जा रहा है। तो यू विल हैव टू कीप द नेम्स इन योर माइंड इफ यू वांट टू सॉल्व दिस। Now we move to one more concept and then we will solve further more questions. ठीक है, इसी से रिलेटेड एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट सीख लो, उसके बाद हम और क्वेश्चंस पे आते हैं। अब देखो, इसी से रिलेटेड एक छोटा सा प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है जो आपको प्रैक्टिकल में करवाया जाता है 11th में। आई डोंट नो वेदर आपने 11th में ये प्रैक्टिकल्स किए हैं या नहीं किए हैं, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है इसका जिसको हम सोनोमीटर कहते हैं। द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव ऑन ए स्ट्रिंग is basically called as sonometer. इसको हम सोनोमीटर कहते हैं। ये जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज सोनोमीटर। अब ये सोनोमीटर कैसा एप्लीकेशन है, ये कैसा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है ये सोनोमीटर ऑफ स्टैंडिंग वेव, इस बात को समझ लो, उसके बाद फिर फर्दर हम कुछ और क्वेश्चन करेंगे। तो पहली बात तो आप ये समझो कि सोनोमीटर is basically used to measure the speed of wave on a string practically. किसी भी स्ट्रिंग पे जो वेव की स्पीड है वो प्रैक्टिकली हम मेजर करते हैं यूजिंग सोनोमीटर। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, किसी भी वेव पे, किसी भी स्ट्रिंग पे जो वेव की स्पीड है वो प्रैक्टिकली हम मेजर करते हैं बाय यूजिंग सोनोमीटर। अब ये सोनोमीटर होता कैसा अरेंजमेंट है तो समझें आप कैसा अरेंजमेंट होता है। एक ये ऐसा कुछ वुडन बोर्ड होता है, इस तरह का कुछ वुडन बोर्ड होता है, ये वुडन बोर्ड है ना, ये वुडन बॉक्स कह सकते हो, वुडन बॉक्स बोर्ड जो कह लो। ठीक है, तो ये इट इज अ वुडन हॉलो बॉक्स, राइट। और यहाँ पर एक स्ट्रिंग होती है, यहाँ पर एक पुली कनेक्टेड होता है, और यहाँ ऐसे हुक बना हुआ होता है, इसके साथ ना ऐसे हुक लगा हुआ होता है, हुक। ठीक है, ये बताऊंगा हुक का क्या मतलब है, या आप हुक ना समझो तो आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर ऐसा समझ लो कि पैन लगा हुआ है, मासलेस पैन। ठीक है, इसका यूज क्या है, सबका यूज समझाया जाएगा। देयर इज अ मासलेस पैन व्हिच इज कनेक्टेड टू द अनदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग, और ये वाला जो एंड है इट इज फिक्स्ड, राइट। अब ध्यान से समझे, मेरी बात समझे। दो ब्रिज कहते हैं इसको, ये दो वुडन ऐसा सपोर्ट होता है, ये मूवेबल सपोर्ट है जिसको हम स्ट्रिंग के नीचे रख सकते हैं, ये मूवेबल है, दीज आर कॉल्ड एज ब्रिज, राइट। ये ब्रिज कहलाता है, ये ब्रिज कहलाता है, ये मूवेबल सपोर्ट है और इट इज कॉल्ड एज ब्रिज, राइट। समझ में आ गई बात। ट्यूनिंग फोक आप लोगों ने सुना होगा, ट्यूनिंग फोक आपने देखा होगा, ऐसा होता है, ठीक है, और ये वाइब्रेट करता है, अगर हम इसको हिट कर दें तो ये वाइब्रेट करता है, और हर ट्यूनिंग फोक की अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी होती है और उस फ्रीक्वेंसी के साथ वो वाइब्रेट करता है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी ट्यूनिंग फोक पे लिखा हुआ है 200 हर्ट्ज, इसका मतलब इट विल वाइब्रेट विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 200 हर्ट्ज। अगर लिखा हुआ है 500 हर्ट्ज, तो इट विल वाइब्रेट विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 500 हर्ट्ज। तो एवरी ट्यूनिंग फोक हैज सम ऑफ इट्स फ्रीक्वेंसी, राइट।
अब समझिएगा चीज क्या है, बेसिकली हम मेजर कैसे करते हैं। हम करते ये हैं कि वी प्लेस सम मास हियर, सम वेट हियर टू प्रोवाइड सम टेंशन इन दिस स्ट्रिंग। ये जो है हमारी ये स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग में टेंशन कहाँ से आएगा? तो इस स्ट्रिंग में टेंशन लाने के लिए हम इस पैन पे क्या रखते हैं? तो इस पैन पे हम कुछ ऑब्जेक्ट रखते हैं जिसका कुछ मास हो। तो वी प्लेस सम ऑब्जेक्ट ऑन द पैन ताकि इसका कुछ मास आए, ठीक है। और जब इसका ये मास हम रखेंगे यहाँ पर, तो इसकी वजह से देयर विल बी अ वेट व्हिच विल बी mg, मान लो। तो इसके कारण देयर विल बी अ टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो ये स्ट्रिंग विल बी अंडर टेंशन बिकॉज ऑफ दिस वेट व्हिच इज mg, राइट। अब ये टेंशन, मान लो एक पर्टिकुलर वेट हमने रखा जिसके कारण एक टेंशन आ गया स्ट्रिंग में। ये टेंशन एट पॉइंट ऑन दिस स्ट्रिंग वुड बी सेम, ये स्ट्रिंग के हर पॉइंट पे सेम होगा ये टेंशन की वैल्यू, बिकॉज देयर इज नो एक्सेलरेशन, देयर इज नो मोशन ऑफ दिस स्ट्रिंग। तो एट एवरी पॉइंट वी कैन अस्यूम दैट कि द टेंशन की वैल्यू इज सेम, राइट। अब टेंशन की वैल्यू अगर सेम है तो अब क्या करते हैं? बाय प्लेसिंग द ब्रिज एट टू लोकेशंस। मान लो कि हमने ब्रिज को दो लोकेशन पे रखा, ये L1 के लोकेशन पर है फ्रॉम दिस पॉइंट और इस एंड, और ये वाला जो है L2 के लोकेशन पर है फ्रॉम द सेम एंड। अब करते क्या है कि अब हम एक ट्यूनिंग फोक लेते हैं, ये ट्यूनिंग फोक, और मान लो इस ट्यूनिंग फोक की कुछ फ्रीक्वेंसी है, लेट्स से 500 हर्ट्ज या कुछ भी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। मान लेते हैं जस्ट फॉर द एग्जांपल आई एम टेकिंग अ वैल्यू कि मान लेते हैं कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, लेट दैट फ्रीक्वेंसी बी इक्वल टू 500 हर्ट्ज। अब ये ट्यूनिंग फोक को ऑसिलेट करा के हम इस पर टच कराते हैं, इस पर टच कराते हैं, इस पे, है ना, इस पर टच कराते हैं। समझ में आ रही बात? इस पे क्या करते हैं? टच करते हैं। तो जैसे ही हम इस पे टच करेंगे, ये पूरा का पूरा जो अरेंजमेंट है, इट विल स्टार्ट ऑसिलेटिंग और वाइब्रेटिंग, इट विल स्टार्ट ऑसिलेटिंग और वाइब्रेटिंग। ये बात ऐसी है ना कि कोई वाइब्रेटिंग चीज हो और वो वाइब्रेटिंग चीज आपके बॉडी के किसी पार्ट पे टच कराया जाए तो आपका वो बॉडी पार्ट वाइब्रेट करने लगेगा। ये जरूरी नहीं है कि आपका जो बॉडी है वो उसी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेगा जिस फ्रीक्वेंसी से वो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा है, बट एक बात तो बिल्कुल तय है कि यस इट विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग। फ्रीक्वेंसी कैन बी डिफरेंट बट इट विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग, राइट। तो इसी तरह से यहाँ पर भी स्ट्रिंग है, सोनोमीटर वायर कहते हैं जिसको, it will start vibrating when this tuning fork will be touched on this sonometer arrangement, so this will start vibrating, ठीक है। ये ऑसिलेट या वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगा। अब ये जब ऑसिलेट और वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगा तो हम बाय चेंजिंग दीज लोकेशंस ऑफ द ब्रिज, इन ब्रिज की लोकेशन या पोजीशन को चेंज करके हम स्ट्रिंग की जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम चेंज कर सकते हैं। स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी को हम चेंज कर सकते हैं ना। मतलब देखो होगा क्या कि जब ये स्ट्रिंग वाइब्रेट करेगी तो स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन होगा एक्चुअली में, अगर आप बात समझ रहे हो ध्यान से तो स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि स्ट्रिंग वाइब्रेट करेगी तो ये देखो ये फिक्स्ड एंड है, ये फिक्स्ड एंड है, ये भी फिक्स्ड एंड है। तो एक जाती हुई वेव, एक टकरा के आती हुई वेव ओवरलैप करेंगी तो स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन होगा। और इस स्टैंडिंग वेव के फॉर्मेशन में हम क्या चेंज कर सकते हैं? तो हम चेंज कर सकते हैं द फ्रीक्वेंसी विथ विच दिस स्ट्रिंग इज वाइब्रेटिंग और ऑसिलेटिंग। हम इसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हैं। वो कैसे चेंज कर सकते हैं? बाय चेंजिंग ऑफ द लेंथ ऑफ दीज लूप्स। ये जो लूप्स फॉर्म हो रहे हैं इनकी लेंथ को हम चेंज करके इसकी फ्रीक्वेंसी को हम चेंज कर सकते हैं। और ये लेंथ हम कैसे चेंज कर सकते हैं? तो ये हम लेंथ चेंज कर सकते हैं बाय चेंजिंग द पोजीशन ऑफ ब्रिज। ये पोजीशन को हम चेंज करके क्या चेंज कर सकते हैं? फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हैं। अब हम ये तब तक चेंज करें अगर, तब तक जब तक ये जो फ्रीक्वेंसी है विथ विच द स्ट्रिंग इज वाइब्रेटिंग वो मैक्सिमम ना हो जाए, मतलब सॉरी द एम्पलीट्यूड विथ विच द स्ट्रिंग इज वाइब्रेटिंग वो मैक्सिमम ना हो जाए, है ना। देखो जैसे ही एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा हम कहेंगे रेजोनेंस कंडीशन अचीव हो गई। आपको शायद याद हो एसएचएम में आपने पढ़ा होगा रेजोनेंस। रेजोनेंस का बेसिक मतलब होता था ऐसी कंडीशन जिसमें ऑसिलेटिंग बॉडी की फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली इक्वल हो जाती है टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स, तो उसको हम रेजोनेंस कंडीशन कहते हैं। इसी तरह से अगर ये जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के वाइब्रेशन की उतनी ही हो जितनी फ्रीक्वेंसी हमारे ट्यूनिंग फोक स्ट्रिंग विल स्टार्ट रेजोनेटिंग, और जब भी रेजोनेंस कंडीशन अचीव होता है तो द एम्पलीट्यूड विथ विच द स्ट्रिंग ऑसिलेट्स वुड बी मैक्सिमम। तो स्ट्रिंग का जो ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड है वो क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। अब क्वेश्चन अराइजेस, सर हमें कैसे पता चलेगा कि स्ट्रिंग का जो एम्पलीट्यूड है, ये जो सोनोमीटर वायर का जो एम्पलीट्यूड है ये मैक्सिमम हो गया, ये हमें कैसे पता चलेगा सर? तो जस्ट टू ऑब्जर्व दैट हम करते क्या है, हम इस सोनोमीटर वायर पे, जस्ट टू ऑब्जर्व दिस, हम करते क्या है, हम इस सोनोमीटर वायर पे एक पेपर पीस प्लेस करते हैं।
ये पेपर पीस, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज राइडर। ये पेपर पीस हम प्लेस करते हैं, इसको हम राइडर कहते हैं। वी प्लेस अ पेपर पीस नोन एज राइडर when the amplitude with which this string is oscillating or vibrating, when this amplitude becomes maximum, जब ये एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाता है तो ये जो पेपर पीस वो गिर जाएगा सोनोमीटर वायर से, इट विल फॉल ऑफ द सोनोमीटर वायर। तो अगर ये पेपर पीस फॉल कर जाए फ्रॉम द सोनोमीटर वायर, इफ इट फॉल्स ऑफ द सोनोमीटर वायर, तो हम इन दैट केस आई कैन से दैट दिस वायर इज रेजोनेटिंग विद इट्स maximum amplitude, means the wire is in its resonance condition with the tuning fork। क्लियर? और जब ये रेजोनेंस कंडीशन में आ गया विद द ट्यूनिंग फोक, तो हम कह सकते हैं कि वायर उसी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा है, या स्टैंडिंग वेव जो फॉर्म हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी ही है जितना ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी है। इसका मतलब यहाँ पर हमें फ्रीक्वेंसी पता चल गई है ना। यहाँ पर हमें क्या पता चल गया? फ्रीक्वेंसी। और कितने लूप्स में ऑसिलेट कर रहा है वो हम देख सकते हैं। देखो ये 3 लूप्स में ऑसिलेट कर रहा है, 1 लूप, 2 लूप, 3 लूप, 3 लूप में ऑसिलेट कर रहा है। दूसरी बात यह है कि ये 3 लूप में ऑसिलेट कर रहा है। दूसरी बात ये है कि जो स्ट्रिंग है, दिस स्ट्रिंग इज द केस ऑफ द स्ट्रिंग टाइड एट बोथ एंड्स और फिक्स्ड एट बोथ एंड्स। ये वाला एंड भी फिक्स है, यहाँ पर भी नोड फॉर्म होगा, इस वाले एंड पे भी नोड फॉर्म होगा। तो इट इज ऑसिलेटिंग इन 3 लूप्स with the nodes at the 2 ends, मतलब it is the case of a string fixed at 2 ends and oscillating in 3 loops। क्लियर है? तो अब इसकी जो फ्रीक्वेंसी आएगी, वो फ्रीक्वेंसी हमें पता है कि वो फ्रीक्वेंसी कितने के बराबर होगी? 500। तो एक बात बता कि दिस फ्रीक्वेंसी कैन बी रिटन एज, बिकॉज इट इज ऑसिलेटिंग 3 लूप्स, तो 30 में अगर ये ऑसिलेट करेगा तो ये कितना लिखा जा सकता है? 5/4 L अंडर T by म्यू। ठीक है, ये ऐसा लिख सकते हैं। टी की वैल्यू ये टी बाई म्यू, अगर इसको हटा भी दो तो ये वी लिख सकते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी है? 500। 500 इज इक्वल टू कितना? 5/4L, है ना। ये 5/4L इंटू वी, ठीक है, इंटू वी। तो कैन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ वी? यहाँ से हम वी की वैल्यू निकाल सकते हैं। एल क्या है? एल इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। समझे या नहीं? This is the practical application of the standing wave forming on a string fixed at both ends. It is a practical application. ये practical application है किसका? स्टैंडिंग वेव का। क्यों हम यूज कर रहे हैं इसको? टू मेजर द स्पीड ऑफ वेव ऑन ए स्ट्रिंग प्रैक्टिकली। तो इस बात को समझिए कि सोनोमीटर एक बेसिकली आपका एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम वेव की स्पीड मेजर करते हैं। किस वेव की? स्ट्रिंग पे जो वेव फॉर्म होता है उसकी स्पीड मेजर करते हैं। कैसे? प्रैक्टिकली। इज इट क्लियर? तो कैन वी स्टार्ट क्वेश्चंस? इसका मतलब इन शॉर्ट, ये जो पूरी कहानी मैंने समझाया है उसका एक सेंटेंस में अगर मैं वो कंक्लूड करूं, तो एक सेंटेंस में कंक्लूजन ये है कि whenever we have a sonometer wire means the wire is fixed at both ends। sonometer wire का मतलब है कि wire is fixed at both ends। sonometer wire का मतलब हो गया कि wire is fixed at both ends। कोई कष्ट? now we move to the question। first question मैं आपको दे रहा हूं या लिखवा रहा हूं, आप इस बात को सुने। पहला सवाल ध्यानपूर्वक आप सुनेंगे कि एक वायर है, सोनोमीटर वायर है। वी हैव अ सोनोमीटर वायर। द लेंथ ऑफ दिस सोनोमीटर वायर इज 1.10 मीटर। द लेंथ ऑफ द सोनोमीटर वायर इज 1.10 मीटर। आपसे सवाल में पूछा गया वेयर शुड द टू ब्रिज बी प्लेस्ड to divide wire into 3 segments whose fundamental frequencies are in the ratio 1:, excuse me, 1:2:3। देखो बेसिकली वी हैव अ सोनोमीटर वायर जिसकी टोटल लेंथ आपको गिवन है 1.10 मीटर। आपसे कहता है कि मैं इसको 2 ब्रिज कहां कहां पर रख के इसको 3 सेगमेंट में डिवाइड करूं। अगर 2 ब्रिज रखते हैं तो 3 लूप्स आपको दिखाई देता है, फॉर्म होता है।
तो इन दोनों ब्रिज को मैं कहां कहां पर रखूं सो दैट द होल स्ट्रिंग गेट्स डिवाइडेड इनटू 3 सेगमेंट्स, और वो 3 सेगमेंट कैसे डिवाइड हो सच दैट कि वो तीनों सेगमेंट पे ऑसिलेशन की जो फ्रीक्वेंसी है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ऑल द 3 सेगमेंट्स इज इन द रेशियो ऑफ 1:2:3। वो कितने के रेशियो में आए? 1:2:3 के रेशियो में आए। तो आपको बताना है कि व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ 3 सेगमेंट्स। क्लियर? कोशिश करो। देखिए भाई, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। 3 सेगमेंट में हमें डिवाइड करना है सर, 3 सेगमेंट में हमें डिवाइड करना है। तो 3 सेगमेंट में पहली बात तो आप इसको डायग्रामेटिकली समझो। ये वायर है हमारा सोनोमीटर का, और ये वायर अभी हमने आपको दिखाया था कि ये इसमें ये जो एंड्स होते हैं, ये ऐसे, ये जो आपको एंड्स दिखाई देते हैं वो इस प्रकार से ये एंड्स होंगे। ठीक है, ये ऐसा, ये तो 3 सेगमेंट बनेगा, और ये भी नोड होगा और ये भी नोड होगा, क्योंकि दोनों एंड्स पे मैंने कहा था कि दिस वायर विल बी अस्यूम टू बी फिक्स एट बोथ एंड्स। तो ये वाला मान लो कि ये लेंथ L1 है, ये वाले सेगमेंट का लेंथ L2 है, इस वाले लेंथ का लेंथ L3 है। तो दीज आर 3 सेगमेंट्स L1, L2 एंड L3। ये 3 सेगमेंट्स हैं L1, L2 एंड L3। ठीक है, तो अब आपका सवाल क्या है? ये L1, L2, L3 की वैल्यू बतानी है जिसमें ये ऑसिलेट करे या वाइब्रेट करे, सो दैट कि इस तीनों सेगमेंट की फ्रीक्वेंसी का रेशियो इंडिविजुअली इतना हो। तो एक बात तो क्लियर है सर कि बिकॉज इट इज टाइड एट बोथ एंड्स, मैं ये कह सकता हूं कि फ्रीक्वेंसी जो होगी यहाँ पर दोनों एंड पे जब बंधा होता है आपका स्ट्रिंग, तो फ्रीक्वेंसी का जो जनरल फॉर्मूला होता है, अगर आपको याद हो, तो वो था n/2l अंडर t बाई म्यू। ये था जनरल फॉर्मूला। इसका मतलब अगर हम ध्यान से देखें, इसका मतलब अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू l। समझ रहे हैं आप? अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू l आएगा। इज इट क्लियर? बिकॉज अंडर रूट टी बाई म्यू इज अ कांस्टेंट वैल्यू। n मतलब सबके लिए, सबको अगर एक एक स्ट्रिंग की तरह ट्रीट करते हो तो सबके लिए एक एक लूप फॉर्म हो रहा है, मतलब n की वैल्यू सबके लिए 1। तो f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू l। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि L1 is to L2 is to L3 can be written as 1 upon F1 is to 1 upon F2 is to 1 upon F3। ऐसा मैं लिख सकता हूं सर। ठीक है, L1 is to L2 is to L3। हमें जो फ्रीक्वेंसी का रेशियो दिया गया है वो 1:2:3 दिया गया है। तो इसका इनवर्स कर दूं तो इसको हम लिख सकते हैं 1:1/2:1/3, ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर है? अरे समझ में आ रही है बात? इसका मतलब L1 is to L2 is to L3 को हम बेटा क्या लिख सकते हैं? तो इसको हम लिख सकते हैं 6:3:2। This will be the this will be the ratio of the lengths for the frequencies that we want। भाई जो फ्रीक्वेंसी का रेशियो हमें चाहिए 1:2:3, उसके लिए जो लेंथ का रेशियो होना होगा वो होना होगा 6:3:2। इज इट क्लियर? यहां तक क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूंगा सर। बस ये हमें सीखना था इसमें, ये हमें, ये जो रिलेशन जो हमारा इंपॉर्टेंट है वो ये रिलेशन है जो हमें सीखना था। सर इज इट क्लियर? एक बार बता दो सर। ओके, इफ इट इज क्लियर तो ये रिलेशन हमने सीखना था। अब हमें जो लेंथ की वैल्यू चाहिए निकाल सकते हैं। रेशियो ऑफ प्रोपोर्शन को सॉल्व करने का तरीका शायद आपको आता हो, नहीं भी आता हो तो अभी याद कर लेते हैं कि भाई अगर हमें L1 चाहिए तो L1 के लिए हम क्या लिखेंगे? रेशियो ऑफ L1। देखो L1 की वैल्यू क्या होगी? L1 इज इक्वल टू रेशियो इसका कितना है 6 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो 6, 3, 9, 2, 12, 11 मल्टीप्लाइड बाय द टोटल लेंथ। टोटल लेंथ कितना गिवन है? 1.10। तो L1 आ जाएगा। L2 निकालना हो तो इसका रेशियो कितना है? 3। तो 3/11 into 10
और L3 की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो this would be equal to 2 divided by 11 into 1.10. These are the lengths for 3 segments so that the frequencies are in the ratio of 1:2:3. मुझे जो यहाँ पर relation सिखाना था वो ये था कि L1 is to L2 is to L3 can be written as 1 over F1 is to 1 over F2 is to 1 over F3. इसका मतलब length are divided in the inverse ratio of lengths are divided in the inverse ratio of frequency of the segments. Is it done? Okay, so this is